मित्रों नमस्कार, मैं सुधाकर अभिषेक अपने यूट्यूब चैनल एसडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम हिंदी टीजीटी पीजीटी के 14वां प्रैक्टिस सेट लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं। उम्मीद करते हैं मित्रों ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। मित्रों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न अंकों को क्या कहा जाता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 को अंग्रेजी अंक कहा जाता है, यूनानी अंक कहा जाता है, विदेशी अंक कहा जाता है या अंतर्राष्ट्रीय अंक कहा जाता है? तो मित्रों इन अंकों को अंतर्राष्ट्रीय अंक कहा जाता है। इसमें आपका चौथा विकल्प सही है। निम्न उदाहरणों में अर्थ परिवर्तन का कारण बताइए। पहला है, आपका दौलत खाना कहाँ है? आपका दौलत खाना कहाँ है? दूसरा है, श्रीमान किन अक्षरों को सुशोभित करते हैं? तीसरा, कैसी कृपा की? चौथा है, मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए। और पांचवा, मेरा गरीब खाना वही है। तो मित्रों इसमें पूछा जा रहा अर्थ परिवर्तन का कारण बताइए। तो चारों विकल्प है मित्रों इसमें। पहला है प्रशंसा प्राप्ति के लिए, दूसरा है नम्रता प्रदर्शन, तीसरा है डर की प्रवृत्ति और चौथा है चिढ़कर। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है नम्रता का प्रदर्शन। अगला है, निम्न शब्दों में ध्वनि परिवर्तन का क्या कारण है? पहला विकल्प है मुकुट से मऊर, दूसरा नुपुर से नेऊर और तीसरा मुकुल से बऊर और तो मित्रों इसमें आपका ध्वनि परिवर्तन का क्या कारण है? समीकरण है, ऊष्मीकरण है, स्वर विस्मीकरण है या स्वर विपर्य है? तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है स्वर विस्मीकरण। पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? पहला है हरियाणवी, दक्षिणी कौरवी, मैथिली मगही ब्रज, छत्तीसगढ़ी बघेली अवधी और मालवी बुंदेली भोजपुरी। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है पूर्वी हिंदी की बोली छत्तीसगढ़ी बघेली और अवधी। देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है, कैसे? पहला विकल्प है स्वर पहले बाद में व्यंजन, स्वर व्यंजन साथ साथ, अनुनासिक बीच में, महाप्राण के बाद आत्म प्राण वर्ण। तो मित्रों इसमें है देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें स्वर पहले बाद में व्यंजन आता है। पहला विकल्प इसमें सही है। छठवां प्रश्न मित्रों, देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है। अंग्रेजी जैसे मूक वर्ण देवनागरी में नहीं है। अंग्रेजी के मूक वर्ण कौन से हैं? हाफ में एल और नाइफ में के में, कैट में सी और जग में जी में, फर्स्ट में आर और एट में जी एच और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है। अंग्रेजी मूक वर्ण कौन है? इसमें एल और नाइफ में चाकू होता, हाफ माने आधा, तो इसमें मित्रों के है मूक वर्ण। अगला है, अर्थ संकोच क्या है? पहला विकल्प है बातचीत करने में कतराना और चुप रहना, श्रोता गलत अर्थ ग्रहण करता है, कालांतर में नाम बदल देना और चौथा है पहले सामान्य और व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द कालांतर में विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने वाला होने लगता है। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, अर्थ संकोच है पहले सामान्य और व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द और कालांतर में विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है। आठवां प्रश्न है, जिसके माध्यम से राजकीय कार्य होता है, कचहरियों का काम, सरकारी आदेश, सूचनाएं, विज्ञापन, एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश में शासकीय स्तर पर पत्र व्यवहार हो, वह कौन सी भाषा कहलाती है? राष्ट्रभाषा, आम भाषा, राजभाषा या फिर जनभाषा? तो मित्रों वह राजभाषा कहलाती है। अनुच्छेद 343 में राजभाषा का जिक्र है। हिंदी भाषा में निम्न शब्द किस विदेशी भाषा से आए हैं? पहला है तमाशा, चेहरा, बीमार, शादी, सरकार, दीवार और गुलाब। तो मित्रों पूछा गया किस विदेशी उससे आए हैं, तो इसका विकल्प का चारों ऑप्शन मित्रों यहाँ पे है। पहला है आमदनी, आतिशबाजी और भलाई। तो यह है फारसी से है, तुर्की से है, अरबी से या फिर पुर्तगाली से। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, वह है फारसी से। देशज का क्या अर्थ है? पहला विकल्प है ग्रामीण क्षेत्र के शब्द, दूसरा निराधार शब्द, तीसरा अपने देश में उत्पन्न जो शब्द न हो, विदेशी है, न तत्सम है और न तद्भव है। अगला है संस्कृत का बिगड़ा हुआ शब्द। तो मित्रों इसमें देशज शब्द है। तीसरा अपने देश में उत्पन्न जो शब्द न विदेशी है, न तत्सम और न तद्भव है, वो सभी शब्द देशज कहलाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीरगाथा काल किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या नाम दिया? आदिकाल का, सिद्धकाल का, चारण काल का या अपभ्रंश काल का? तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, उसका नाम दिया था आदिकाल। 12वां प्रश्न है,
कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? पहला है मुक्ति, दूसरा है ज्ञान, तीसरा प्रेम, चौथा है समाज सुधार। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है ज्ञान। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग है ज्ञान। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक, समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों को उल्लेख किया? चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामनी, कपट। मंदिर, मस्जिद, राम रमैया, ब्रह्म जीव, माया, स्त्री, रूपक, दाम्पत्य, प्रेम, ठगनी। तो मित्रों कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक, समन्वयकर्ता के रूप में जिसका उल्लेख किया वह है पहला विकल्प चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामनी और कपट। अगला प्रश्न है, किस समीक्षक ने कहा है शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो इसमें मित्रों आपका चौथा विकल्प सही है, वह है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। जागो जे हरि को भजऊं, मोह मनि मोही आस, हरि बिच घाते अंतरा, माया बड़ी विशास। उक्त पद में माया को विश्वासघातिनी क्यों कहा गया है? माया स्त्री है, माया धन लिप्सा उत्पन्न करती है, माया लोभ प्रवृत्ति रखती है, माया विषय वासनाओं के द्वारा प्रभु और जीव के बीच अंतर डाल देती है। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, क्योंकि माया विषय वासनाओं के द्वारा प्रभु और जीव के बीच अंतर डाल देती है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है? पहला है अन्योक्ति का, पहला है अन्योक्त, दूसरा है शब्द अलंकार, तीसरा सादृश्य मूल अलंकार, चौथा है रूपकति अतिशोक्ति। तो इसमें मित्रों आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है सादृश्य मूलक अलंकार। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? तो भ्रमर गीत के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? तो मित्रों पहला है गे पद, दूसरा है गे पद में, कूट पद में, संगीत के पद में या कहावत में। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है कूट पद में। भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? विप्रत्नभ काव्य, दूसरा मुक्त काव्य, तीसरा उपलब्ध काव्य, चौथा है श्रृंगार काव्य। तो इसमें मित्रों आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है उपलब्ध काव्य। अगला है शंभु निशंभु कुंभीश रण के सरणी, क्रोध वारिस अरविंद बोरे। उक्त पंक्ति में शुभ निशंभु शुंभ और निशुंभ कौन है? पहला विकल्प है दो राक्षस, दो अश्व, दो रुद्र और दो मतवाले हाथी। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, वह है दो राक्षस। विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? पहला है सांख्य भाव, दूसरा आत्म भाव, तीसरा प्रेम भाव, चौथा दास्य भाव। तो इसमें मित्रों आपका चौथा विकल्प सही है, वह है दास्य भाव। विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति का। अगला है निम्न पद में किसकी स्तुति की गई है? पहला है काल, अतिकाल, कलिकाल, ब्यालादि खग, त्रिपुर मर्दन, भीम कर्म भारी, सकल लोकांत कल्पांत, सुलागृत, दिग्गज व्यक्त गुण नित्यकारी, युद्धत राम, कुद्र ब्रह्मा, भैरव रूप शिवा, महाकाल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह है भैरव रूप शिवा। रिक्त स्थान भरिए, खोई दई बुद्धि, सोई गई सुधि, रोए हंसे डाट डाट जग्यो है। इसमें मित्रों आपका क्या होगा? हरण जग्यो है, उन्माद जग्यो है, विषाद जग्यो है या प्रमाद जग्यो है। तो मित्रों इसमें दूसरा विकल्प सही है, वह है उन्माद जग्यो है। रिक्त स्थान भरिए, भोरे ते सांझ लो, निहारत बावरी नेक न हारती। तो मित्रों इसमें घन और निहारत, घटा और निहारत, कानन और निहारत या इकटक निहारत। तो इसमें मित्रों आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है कानन और निहारत। अगला प्रश्न है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया। सभी कभी कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। और चौथा, श्रृंगार और प्रेम ही रीतकाल का मुख्य विषय है। तो इसमें मित्रों आपका पहला विकल्प सही है, वह है रीतकाल के नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। 25वां प्रश्न मित्रों, श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है? श्रद्धा में काम वासना की भावना अधिक थी, इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। श्रद्धा काम गोत्र की बालिका, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। श्रद्धा कमनीय अत्यधिक थी, इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। और चौथा विकल्प है श्रद्धा में कामनाओं की भावना थी, इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है।
तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जल प्लावन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों। शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में, शतपथ ब्राह्मण के 18वें अध्याय में, छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में, या ऋग्वेद के 8वें अध्याय में? तो इसमें मित्रों आपका पहला विकल्प सही है, वह है शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में जल प्लावन की घटना का उल्लेख मिलता है। और मित्रों साथ साथ निवेदन है, जो भी हमारे चैनल पे अभी नए हो मित्रों, निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की बटन भी दबा लें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। अगला प्रश्न मित्रों 27वां प्रश्न आप सबके समक्ष है, वह है 27वां प्रश्न आप सबके है, रिक्त पंक्ति लिखिए। पहला है, कहा आगंतुक न ने ससने, डाट डाट है मित्रों, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। तो इसमें मित्रों 4 विकल्प दिया गया है, आपको भरना है इसमें कौन सा होगा। पहला है, प्रिय क्यों बन गए इतने अधीर, क्यों हो इतने अधिक अधीर, ना हो इतने अधिक अधीर। और चौथा, अरे तुम इतने हुए अधीर। तो इसमें मित्रों आपका चौथा ही विकल्प सही है, अरे तुम इतने हुए अधीर। कहा आगंतुक ने ससने। अगला प्रश्न मित्रों, रिक्त पंक्तियां लिखिए। पहला है जो है, हृदय की अनुकृति वाय उदार, डाट डाट, मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। अब इसमें मित्रों भरना है आपको कौन सा सही है इसमें, छरहरी काया उन्मुक्त। पहला विकल्प है छरहरी काया उन्मुक्त, दूसरा मनमोहक काया मधुयुक्त, तीसरा एक लंबी काया उन्मुक्त, और चौथा अधरों में बहता रसगुप्त। तो इसमें मित्रों आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है एक लंबी काया उन्मुक्त। अगला प्रश्न है, इसमें भी यही है मित्रों, रिक्त पंक्ति लिखिए। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हो निरुपाय, समन्वय उसको करे समस्त। बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। चौथा इसमें भरना है कि तपस्वी ममत्वरी भर जाए, विजयनी मानवता हो जाए, जग करुण कलित बन जाए, और जग में शक्ति संचार हो जाए। तो मित्रों इसमें आपका जो है शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, तो इसमें आपका मित्रों दूसरा विकल्प सही है, विजयनी मानवता हो जाए। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है विजयनी मानवता हो जाए। 30वां प्रश्न मित्रों, कवि और कविता का नाम लिखिए। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर विक्र कुंडल दिग्मंडल। ये कवि और कविता का नाम लिखिए मित्रों। कविता किसकी है? अज्ञेय और विवर की, पंथ परिवर्तन की, निराला कालांतर की, मुक्तिबोध गरल दंत की। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है पंथ परिवर्तन की। परिवर्तन कविता है मित्रों सुमित्रानंदन पंत जी का, और सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? पहला विकल्प है छायावादी, दूसरा प्रगतिवादी, तीसरा हालावादी, और चौथा है प्रयोगवादी। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है प्रयोगवादी। रिक्त पंक्ति लिखें और कविता का नाम लिखें। साड़ी की सिकुड़न सी जिस भर, शशि की रेशम विभा से भर। पहला विकल्प है मित्रों, फिर अगला डाट आपको भरना है, कैसी शीतल है दीवा पहाड़, परिवर्तन से। लिपटी है लता सिहर सिहर, नौका विहार से। बाल कुणों से भरा निहर, ताज से। और सिमटी है वर्तुल मृदुल लहार, नौका विहार से। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह है सिमटी वर्तुल मृदुल लहार, नौका विहार से है। रिक्त पंक्ति लिखिए। एक थे नवाब, फारस से मंगाए थे गुलाब, बड़ी बाड़ी में लगाए देसी पौधे भी उगाए, रखे माली कई नौकर, डाट डाट लग रहा था। मित्रों भरना इसमें, दूध भरा सफ़ेद फुड़हर, बहता हुआ झरना झरझर, गजनबी का बाग मनहर, और चलता हुआ रंगीन फव्वारा। तो बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, कई बार परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है मित्रों, वह है गजनबी का बाग मनहर। अगला प्रश्न मित्रों 34वां प्रश्न आप सबके समक्ष है, वह है कविता और कवि का नाम लिखिए। पहला है रैत का विस्तार, नदी जिसमें खो गई कृष्णधार, नौका विहार पंत का, अंत सलीला अज्ञे का, नदी के द्वीप अज्ञे का, बादल राग निराला का। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है अंत सलीला अज्ञे का। कवि और कविता का नाम लिखिए। इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा। मित्रों
कवि और कविता का नाम लिखना है, किस कवि के और किसकी कविता। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध, भूल गलती मुक्तिबोध, यह दीप अकेला गे, कुकुरमुत्ता निराला। तो इसमें मित्रों आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है भूल गलती मुक्तिबोध। रिक्त पंक्ति लिखिए। खोजता हूँ पठार डाट डाट पहाड़ डाट डाट समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई डाट डाट आत्म संभवा। इसमें मित्रों आपका पूछा गया है कि रिक्त पंक्तियाँ भरिए। इसमें क्या होगा। प्रेमाभिव्यक्त के प्रकार, परम अभिव्यक्ति अनिवार्य, अखंड ज्योत दुर्निवार और निरंतर बहने वाले विचार। तो इसमें मित्रों आपका जो है दूसरा विकल्प सही है, वह है परम अभिव्यक्ति अनिवार्य। 37वां प्रश्न मित्रों, किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं। पहला है मित्रों सुमित्रानंदन पंत, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा शिवमंगल सिंह सुमन। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रिक्त पंक्ति लिखिए। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार डाट डाट संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। पहला विकल्प है मित्रों उसकी चेतना का स्रोत, दूसरा उसकी वेदना का स्रोत, तीसरा है उसकी आत्मा का श्लोक और चौथा है उसके पूर्ण रूप से सांस रोक। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, उसकी वेदना का स्रोत। 39वां प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। सभी लोग जानते हैं मित्रों प्रेमचंद का जन्म कहाँ और कब हुआ था, सभी लोग बताइए मित्रों कमेंट बॉक्स में। 31 जुलाई सन 1980 को बनारस से 4 मील दूर लमही नामक गांव में, 8 अक्टूबर 1880 को, 3 जुलाई 1881 को प्रयाग के पास लसी नामक गांव में, और अगला है 31 जुलाई सन 1980 को कानपुर के पास लमसी नामक गांव में। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, 31 जुलाई सन 1880 को बनारस के 4 मील दूर लमही नामक गांव में। अगला प्रश्न मित्रों, गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दीन से क्या कहा। दाता दीन से, महाराज घर में न गाय है न बछिया है न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। पंडित जी घर में फूटी कौड़ी नहीं है, गरु गाय भी नहीं है, बस ये पैसे हैं, इसी को गोदान समझो। भैया मेरी लाज रखो, भगवान ने हमारी नहीं सुनी। तो मित्रों इसमें आपका अभी चौथा विकल्प भी है यहाँ पे, वह इधर है मित्रों, पढ़ लिया जाता है पहले पूरा उसको। फिर है गुरु तो है नहीं, गुरु तो है नहीं, इन पैसों को ही गोदान समझो। मालिक भगवान ने हमें करज ही में ही रखा, जीवन भय गाय को तरसते रहे, और अब अंतिम सांस में न गाय है न बछड़ा, इन पैसों को गोदान मान लो। तो मित्रों पूछा गया गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दीन से क्या कहा। तो मित्रों इसको हम लोग फिर से इधर चलते हैं, वह है दूसरा विकल्प इसमें आपका सही है। वह यह कहा था मित्रों, पंडित जी घर में फूटी कौड़ी नहीं है, गरु गाय भी नहीं है, बस ये पैसे हैं, इसी को गोदान समझो। अगला प्रश्न मित्रों 41वां प्रश्न आप सबके समक्ष है, वह है निम्न संवाद किसने किससे कहा। पहला है, मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी को और ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से ना उतरती थी। मेहता ने गोदान का मित्रों है ये जयशंकर प्रसाद जी के। तो मेहता ने मालती से, गोबर ने झुनिया से, खन्ना ने मालती से, या होरी ने धनिया से। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है गोबर ने झुनिया से। तो दूसरा विकल्प इसमें सही है। निम्न कथन किस पुस्तक का अंश है। पहला विकल्प है मित्रों, व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। तमस का है, मैला आंचल का है, गबन का है, या फिर गोदान का है। तो मित्रों यह जयशंकर प्रसाद जी के गोदान उपन्यास का है। निम्न चित्रण किस उपन्यास से है। घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी ड्योढ़ियों, दरारों, छिद्रों में उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही हैं। गोदान का है, प्रति परिकथा का है, और महिला आंचल का है, या फिर तमस का है। तो इसमें मित्रों आपका चौथा विकल्प सही है, वह है तमस। कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है। दिलोदानिश और मित्रों
एक सेकंड, दिलो दानिश, बसंती, कड़ियाँ और तमस। तो इसमें पूछा गया कौन भीष्म साहनी का नहीं है। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, वह है दिलो दानिश नहीं है, बाकी कड़ियाँ, बसंती, तमस ये भीष्म साहनी का है। भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। पहला ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, पद्मश्री या मैग्सेसे। तो मित्रों वह था साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किसमें हुआ। पहला एनडीटीवी, दूसरा आकाशवाणी, तीसरा कलर चैनल, चौथा है दूरदर्शन। तो मित्रों वह है दूरदर्शन, चौथा विकल्प सही है। महिला आंचल की कथा कौन से क्षेत्र की है। रांची के निचले क्षेत्र, पटना के समीप गांव, कोसी नदी के तटीय क्षेत्र या बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह है बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु का है मित्रों। अगला है, किसने कहा और किससे कहा। मैं फिर काम शुरू करूंगा, इसी गांव में मैं प्यार की खेती करना चाहता हूं। आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहराएंगे, मैं साधना करूंगा। गोसाई साहब ने लक्ष्मी से, प्यारू ने मौसी से, डॉक्टर प्रशांत ने ममता से और तहसीलदार ने कमला से कहा। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हुआ है, डॉक्टर प्रशांत ने ममता से कहा। महिला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है। पहला विकल्प है डॉक्टर प्रशांत, दूसरा भगवान भगत, तीसरा कालीचरण, चौथा है बालदेव। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है भगवान भगत। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, वह है महिला आंचल में किसका सफल चित्रण हुआ है। पहला विकल्प है पूंजीपति और मजदूरों के संघर्ष का, दूसरा अकाल और बाढ़ का, तीसरा मेरीगंज में यौन शोषण का, चौथा ग्राम जीवन में घटित होने वाली राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का। तो इसमें मित्रों आपका चौथा विकल्प सही है, वह है ग्रामीण जीवन में घटित होने वाली राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है। पहला है रामा, दूसरा खिंगिल, तीसरा मुदगल, चौथा है सर्वनाग। तो इसमें मित्रों आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है मुदगल। फिर है, यह किसका संवाद है। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या आग्नेय, बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। सर्वनाग, मातृतृप्त, देवकी या देवसेना। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह है देवसेना। किसने कहा और किससे कहा। आहा, यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती। पहला विकल्प देवसेना ने धातुसेन से, जयमाला ने प्रहरी 2 से और मालिनी ने अनंत देवी से, विजया ने भटार्क से। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह विजया ने भटार्क से। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी किसने दी। अनंत देवी, विजया, पृथ्वीसेन या स्कंदगुप्त ने। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, वह है अनंत देवी। अंधा युग के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है। पहला विकल्प है, पहले ये पंक्तियां हैं मित्रों। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा, हो गई सुबह पाकर या गहन व्यथा, गांधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। अंधा युग के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है। तो मित्रों विजया एक क्रमिक हत्या, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धशस्त्र, पंख पहिए और पट्टियाँ। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है अश्वत्थामा का अर्थशास्त्र। अंधा युग मित्रों सभी लोग जानते हैं धर्मवीर भारती का है। अगला है मित्रों, किसने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। गांधारी ने, युधिष्ठिर ने, कृतवर्मा ने या व्यास ने। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह है व्यास ने, चौथा विकल्प सही है। किसका अभिमान टूटा, मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूँगा तुम्हें। मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूँगा। मुझको मत पग दो, लेकिन तुम तक मैं पहुँचकर रहूँगा प्रभु। आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। संजय ने, युयुत्सु ने, अश्वत्थामा ने या विदुर ने। तो मित्रों वह था पहला विकल्प संजय ने। अगला प्रश्न है, अश्वत्थामा छद्म वेश धारण कर क्या देखने गया था। पहला विकल्प है कृतवर्मा और बलराम का युद्ध, और दुर्योधन और भीम का युद्ध, विदुर और याचक का युद्ध, या चौथा विकल्प एक पूरा आदमी। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, दुर्योधन और भीम का युद्ध। अगला प्रश्न है, सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती है। पहला है निडर आदमी, दूसरा है विचारशील आदमी, तीसरा अधूरा आदमी, चौथा है एक पूरा आदमी। तो इसमें मित्रों चौथा विकल्प सही है, वह है एक पूरा आदमी।
यह किसका आत्मकथन है? मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हो, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ, आप शायद सोचते, इसका आगे पंक्तियाँ मित्रों यहाँ पे है, वह है सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या फिर कुछ और। जुनेजा का काले सूट वाला आदमी, महेंद्र या पुरुष 4। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है काले सूट का आदमी। यह कथन किसका है मित्रों? यही चीज़ था इसमें कि मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हो, मैं कौन हूँ, क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। तो मित्रों यह है काले सूट वाला आदमी। अगला है मित्रों, अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के साथ कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है? पारसी थिएटर, संस्कृत नाटक, ग्रीक नाटक, भारतीय लोक नाट्य परंपरा। तो इसमें मित्रों आपका चौथा विकल्प सही है, वह है भारतीय लोक नाट्य परंपरा। सर्वनाग का परिचय, मालवा का राजा, पर्णदत्त का पुत्र, अंतर्वेद का विषयपति, मगध का महानायक। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है अंतर्वेद का विषयपति। श्रद्धालु और भक्त में क्या अंतर है? सभी लोग मित्रों इसको भाव से भी बता सकते हैं। श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। श्रद्धालु प्रेम से भरा होता है पर भक्त प्रेममय होता है। श्रद्धालु कृपाल होता है पर भक्त कृपा रहित होता है। श्रद्धालु संसार से जुड़ा रहता है पर भक्त भगवान से जुड़ा होता है। तो मित्रों श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है, यही अंतर होता है। अगला मित्रों प्रश्न, भक्ति किसका नाम है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। फिर है इंद्रियों के से परे प्रेम भक्ति है, आसक्ति रहित प्रेम भक्ति है, या मन का उन्मुखीकरण भक्ति है। उन्मुखीकरण। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही हुआ है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा के विषय में कौन से हैं? पहला है शील, प्रतिभा, शील मित्रों शील है, फिर प्रतिभा है, साधन संपत्ति, प्रेम और भक्ति, गुण, क्रिया, रागात्मकता, प्रतिभा, प्रेम और विनय। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, वह है शील, प्रतिभा, साधन और संपत्ति। अगला प्रश्न है, पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला। उक्त पंक्ति के लेखक व रचना शीर्षक का उल्लेख कीजिए। राम रतन भटनागर, पाप और पुष्प, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, सरदार पूर्ण सिंह, मजदूरी और प्रेम, और चौथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मित्रों इसको आप लोग भी विकल्प में बताइए कमेंट में जा करके कि इसमें कौन सा सही है। तो यह है मित्रों आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्रद्धा और भक्ति का। अगला प्रश्न है मित्रों, मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति क्या है? पहला विकल्प है बुद्धि है, दूसरा प्रेम है, तीसरा भावात्मिका और चौथा है विचार। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है भावात्मिका, मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति। अगला है, हृदय को प्रकृति दशा में कौन लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है? प्रेम सरणी, वनिता का है, कविता का, या फिर सरिता का? तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह है कविता। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का मित्रों निबंध संग्रह कब प्रकाशित हुआ? पहला 1940, दूसरा 1941, तीसरा 1948 और चौथा 1942। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है 1948। अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? वैचारिक है, प्राकृतिक परक है, ललित है, या भावात्मक है? तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह है ललित निबंध है। 71वां प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, वह है 71वां प्रश्न आप सबके समक्ष है, राम वृक्ष बेनीपुरी, नींव की ईंट इनकी रचना है मित्रों, बहुत फेमस रचना इनकी थी, नींव की ईंट। राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा की विशेषता है? पहला विकल्प है भाषा जटिल है, दूसरा भाषा सरल है, तीसरा भाषा में या तो आवेगमयता है या प्रशांत, उसमें जटिलता कहीं भी नहीं है, चौथा है भाषा निर्झर की तरह अपने आप आगे बढ़ती है। तो मित्रों इसमें तीसरा विकल्प सही है, भाषा में या तो आवेगमयता है या प्रशांत, उसमें जटिलता कहीं भी नहीं है। अगला प्रश्न है
जो कि 72वां है। साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता? रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, कुबेर नाथ राय या रामवृक्ष बेनीपुरी? तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह है रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला है मित्रों, मजदूर और प्रेम निबंध की शैली किस प्रकार की है? पहला है विचारात्मक, दूसरा है ललित और मनोरंजन प्रधान, तीसरा व्याख्यात्मक और काव्यात्मक और चौथा है तार्किक। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है व्याख्यात्मक और भावात्मक। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंध में किस परिवेश का चित्रण है? पहला है सांस्कृतिक और दूसरा राजनीतिक, तीसरा स्त्री परक, चौथा है वैदिक काल। तो मित्रों उसमें आपका पहला विकल्प सही है, वह है सांस्कृतिक। अगला प्रश्न है मित्रों, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति उक्त सूत्र किस आचार्य एवं किस संप्रदाय से संबंधित है? पहला विकल्प है कुंतक वक्रोक्त संप्रदाय, आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय, मम्मट अलंकार संप्रदाय। तो मित्रों इसमें आपका चौथा भरत मुनि रस संप्रदाय। तो यह मित्रों चौथा विकल्प सही है, भरत मुनि रस संप्रदाय से संबंधित है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथों में रसों की कितनी संख्या मानी है? पहला 8, 6, 9 या 7? तो इसमें मित्रों आपका पहला विकल्प सही है, वह है 8। अगला प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन हैं? मम्मट हैं, अभिनवगुप्त हैं, भामा हैं या रुद्रट हैं? तो इसमें मित्रों आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है भामा। वक्रोक्त संप्रदाय का उद्भव किस संप्रदाय के विरोध में हुआ? पहला विकल्प है मित्रों ध्वनि संप्रदाय, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय या साधारणीकरण। तो इसमें मित्रों आपका पहला विकल्प सही है, वह है ध्वनि संप्रदाय। कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद माने? 8, 6, 9 या 13? बहुत महत्वपूर्ण मित्रों, कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद माने हैं? तो इसमें मित्रों आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है 6। अगला प्रश्न है, किसे अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा? किसने अनुकरण को काव्य की आत्मा? डॉक्टर गियर्सन, डॉक्टर नामवर सिंह, अरस्तु या डॉक्टर नागेंद्र? तो इसमें मित्रों आपका जो है तीसरा विकल्प सही है, वह है अरस्तु ने। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने कवि को क्या माना है? अनुकर्ता, कर्ता, अभिकर्ता या निर्माता? तो प्लेटो ने जो कवि को माना है वह है अनुकर्ता। विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अफलातून ने, रिचर्ड्स ने, अरस्तु ने, लोंजाइनस ने या अफलातून ने? तो इसमें मित्रों आपका चौथा विकल्प सही है, वह है अरस्तु। विरेचन क्या है? अश्वप्रवाहित होना, मनोविकारों का शुद्धिकरण, आत्मशुद्धि या असीम आनंद? तो इसमें मित्रों आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है मनोविकारों का शुद्धिकरण। अगला प्रश्न है, व्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? पहला अभिनवगुप्त और दूसरा है कुंतक और अगला है मित्रों इसमें उसको हम लोग चलते हैं देखते हैं 84 का। तीसरा विकल्प है मित्रों वह है कि क्रोचे और चौथा है लोंजाइनस। तो मित्रों इसमें आपका जो सही है अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। क्रोचे कैसे दार्शनिक हैं? आत्मवादी, अनात्मवादी, प्राणवादी और यथार्थवादी। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, वह है आत्मवादी। अभिव्यंजनावाद किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है? पहला विकल्प है यूरोपीय, दूसरा भारतीय, तीसरा ब्रिटिश, चौथा है रूसी। तो इसमें मित्रों आपका जो सही है वह है यूरोपीय, पहला विकल्प सही है। फिर है मित्रों, किस अनुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है? लोकानुभूत, प्रणयानुभूत, स्वानुभूत या आनंदानुभूत? तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है स्वानुभूत। अगला प्रश्न है मित्रों, छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ किन्हें माना गया है? पहला विकल्प है प्रसाद को, डॉक्टर रामकुमार वर्मा को, शिवमंगल सिंह सुमन और पंत। अगला है प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। प्रसाद, मुक्तिबोध, गोपाल सिंह नेपाली, पंत, मुकुटधर पांडे, निराला, दिनकर और प्रसाद। तो मित्रों इसमें आपका पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आ चुका है, तो वह दूसरा विकल्प 4 स्तंभ जिन्हें कहा गया छायावादी का, प्रसाद है, पंत है, निराला और महादेवी। किस समीक्षक ने कहा छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है? पहला विकल्प है परशुराम चतुर्वेदी, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा रामचंद्र शुक्ल, चौथा नगेंद्र। तो इसमें मित्रों आपका चौथा विकल्प सही है, वह है नगेंद्र।
छायावादी काव्य चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी को प्रकाशन कब हुआ? 1935 में, 1940 में, 1938 में या 1941 में? तो मित्रों कामायनी का प्रकाशन हुआ था 1935 में। प्रगतिवाद साहित्य को स्व उद्देश्य मानता है। स्व उद्देश्य माने किसी उद्देश्य को लेकर के लिखा गया साहित्य। तो स्व उद्देश्य मानता मित्रों, स्व उद्देश्यता का अर्थ है, अब इसमें इसी चीज़ को व्याख्या करना, किसी सिद्धांत की घोषणा करना, स्पष्ट रूप से यथार्थ का प्रचार करना, किसी राजनैतिक विचारधारा की पुष्ट करना, किसी विशेष अभिप्राय, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। फिर है मित्रों प्रगतिवादी कविता के प्रतीक बिंब शब्द मुहावरे चित्र। बिंब शब्द मुहावरे चित्र प्रतीक सब कहाँ से मिले हैं, कहाँ से लिए गए? उसमें मित्रों आपका, तो इसमें मित्रों कहाँ से लिए गए? प्रकृति के बीच से या जनजीवन के बीच से, राजनीतिक उथल पुथल से या विद्रोही प्रवृत्ति से। तो इसमें मित्रों आपका दूसरा विकल्प सही है, वह जनजीवन के बीच से। प्रगतिवादी कवि रांगे राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? अजय खंडहार, मेधावी, पंचाली और नरोत्तम। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह नरोत्तम आपकी लिखी हुई रांगे राघव की लिखी पुस्तक नहीं है। प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। दिनकर, नीरज बच्चन, सुभद्रा कुमारी महादेवी अज्ञे, रामकुमारी वर्मा, शिवमंगल सुमन, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह प्रगतिवादी कवि रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन। प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की किन्हीं 2 कविताओं के शीर्षक लिखिए। पहला विकल्प है हवा ने कहा दुर्वादल, मांझी न बजाओ बंसी बसंती हवा, काला सूरज रंग आंगन, चौथा कहीं न जाना दूर बहुत दूर। तो इसमें मित्रों आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है मांझी न बजाओ बंसी बसंती हवा। अगला प्रश्न मित्रों 86वां प्रश्न आप सबके समक्ष है, वह है 85वां प्रश्न के बाद है 95 के बाद मतलब 96 प्रश्न आप सबके समक्ष है मित्रों। वह है, पहला है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। पहला विकल्प है मित्रों 1943, दूसरा 1940, तीसरा 1948, चौथा 1941। मित्रों कई बार तार सप्तक के बारे में पूछा गया है और ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें आपका पहला विकल्प सही है मित्रों, वह है 1943। प्रयोगवाद की क्या विशेषता? आकाशीय कल्पना, राजनीतिक विचारधारा का समावेश, जनता से दूरी, शिल्पगत चमत्कार। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह है शिल्पगत चमत्कार। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्यधारा से कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारधारा से समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी हैं, जैसे शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, मुक्तिबोध, अज्ञे। तो मित्रों और दूसरा विकल्प इधर है मित्रों, वह है त्रिलोचन भवानी प्रसाद मिश्र, रांगे राघव या धर्मवीर भारती। तो मित्रों इसमें आपका जो है प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि हैं जो विचारों से समाजवादी और संस्कारों से व्यक्तिवादी हैं। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है मित्रों, वह है शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या पुरुषोत्तम दास टंडन। तो मित्रों दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। तीसरा विकल्प इसमें सही है। इस प्रैक्टिस सेट का मित्रों अंतिम प्रश्न है, किस सन में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई, जिसके संयोजक काका कालेलकर थे? सन 1935 में, सन 1948 में, सन 1950 में और सन 1955 में। तो मित्रों उसमें किस सन में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि की सुधार समिति बनाई गई, तो वह था मित्रों सन 1935। इसमें आपका पहला विकल्प सही है। मित्रों ये रहा हमारा 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करते हैं मित्रों आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। मित्रों जो भी चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की बटन ज़रूर दबा लें, जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। मित्रों मैं प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम से पहले और भी लेकर आऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल कराना
हमारा लक्ष्य है, जिससे कि आप जो परीक्षा में जब भी बैठें तो आपको ऐसा लगे कि हमने ये प्रश्न पहले ही किए हैं और आपको बहुत आसानी से सारे प्रश्न, अधिक से अधिक प्रश्न कर सकें। क्योंकि मित्रों मेरिट पे ही सिलेक्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें परीक्षा दिए हैं, अधिक से अधिक स्कोर आप करेंगे तो सिलेक्शन आसानी से हो पाएगा। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए और खूब शेयर करना मित्रों। थैंक यू सो मच।